हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया विश्व इतिहास देखिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। विश्व इतिहास प्रश्न बैंक है दोस्तों। व्याख्या सहित है लेकिन हम व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन और आंसर जो टिक लगा हुआ है उसको पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिविजन के पर्पज से ही देखिएगा क्योंकि आपका विश्व इतिहास से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की चांस है दोस्तों। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है दोस्तों और पॉलिटी दोस्तों। हिस्ट्री में कम से कम 40 क्वेश्चन में 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसलिए चलिए पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप लोग जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें भी 120 क्वेश्चन प्लस देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग धर्म सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों और एक वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रांति दोस्तों। 2 चैप्टर पर हम लोग चर्च करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? तो इग्नेशियस लोयोला है दोस्तों। कौन है? इग्नेशियस लोयोला दोस्तों। इग्नेशियस लोयोला साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है दोस्तों सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के द्वारा दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट दोस्तों। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी भाषा में अनुवादित बाइबिल सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जानी जाती है। सितंबर 1522 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जेसुइट संघ की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो इग्नेशियस लोयोला दोस्तों। कौन किया? इग्नेशियस लोयोला दोस्तों। आगे भी पढ़े थे हम लोग। इग्नेशियस लोयोला कौन बुक किए थे? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का भी किए थे इग्नेशियस लोयोला दोस्तों। और फिर जेसुइट संघ की स्थापना किसने किए थे? तो इग्नेशियस लोयोला दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। 4 देखिए। किस पुस्तक में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की दोस्तों? तो ऑन मोनेस्टिक वाज में दोस्तों। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक लिखी दोस्तों? ये है आपका कॉलिन दोस्तों। कौन है? कॉलिन। फिर से देखिए किसने इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक लिखी? तो कॉलिन दोस्तों, कॉलिन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत किस देश में हुई दोस्तों? ये जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? जर्मनी में। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ पे हुआ? जर्मनी में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारबद्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया दोस्तों? किसने पारबद्ध के सिद्धांत का समर्थन किया? तो जॉन कॉलिन दोस्तों। कौन किया? जॉन कॉलिन दोस्तों। कौन किया? जॉन कॉलिन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्कॉटलैंड में प्रिंस विक्टोरियन चर्च के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जॉन नॉक्स थे दोस्तों। स्कॉटलैंड में प्रिंस विक्टोरियन चर्च के संस्थापक जॉन नॉक्स है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोला जा रहा? निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहकर पुकारा गया दोस्तों? ये डरियस इरेमस को दोस्तों। सीधा याद रखिए, ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहकर पुकारा गया था तो इरेमस को दोस्तों। किसे? इरेमस को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मारबर्ग कोलेक्यू क्या थी? मारबर्ग कोलेक्यू क्या थी दोस्तों? ये था लूथर और जिंगली के बीच एक बहस था दोस्तों। मारबर्ग
कोलिक्यू क्या थी? लूथर और जिगनी के बीच बहस था दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1648 में वेस्टफालिया समाधि संधियां क्यों प्रसिद्ध है? 1648 की वेस्टफालिया संधियां क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को परिभाषित करने के लिए दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। 12 देखिए, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया दोस्तों? तो 1618 से 1648 के बीच में दोस्तों यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया? तो 1618 से 1648 के बीच दोस्तों। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो युद्ध चला उसे हम 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है दोस्तों। इसका आरंभ विलियम के सिद्धांत के पैलेटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के विराजमान में होने से हुआ था दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। 13 देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को दोस्तों। जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर को सुधार दिवस मनाया जाता है। चलिए बता देखते हैं, किस पापल बैल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया दोस्तों? तो डी सेंट रोमन पोटिफेसम दोस्तों। डी सेंट रोमन पोटिफेसम दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 16 देखिए, जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में किसे जला दिया गया था दोस्तों? तो जॉन हास को दोस्तों। जॉन हास को। फिर से देखिए, जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में किसे जला दिया गया था? जॉन हास को दोस्तों। 17 देखिए, कौन सी संधि उन दो संधियों में से एक है जो वेस्टफेलिया की संधि शामिल है दोस्तों? तो मुनेस्टर की संधि दोस्तों। मुनेस्टर की संधि शामिल है दोस्तों। कौन सी संधि उन दो संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की संधि शामिल है? मुनेस्टर की संधि दोस्तों। 18 देखिए, मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों। क्या थे? ईश्वर के एक अनुग्रह एवं दया में विश्वास करते थे। मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास करना दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्रांस में कॉलिनवादियों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ह्यूगो नोट्स के नाम से। ह्यूगो नोट्स है दोस्तों। ह्यूगो नोट्स फ्रांस के थे, और प्यूरिट इंग्लैंड व अमेरिका के थे, प्रेस विक्टोरिया स्कॉटलैंड के थे दोस्तों। प्रोटेस्टेंट नेताओं में से किसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया दोस्तों? तो मार्टिन लूथर था दोस्तों। कौन था? मार्टिन लूथर दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। सोसाइटी ऑफ द जीसस जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? कैथोलिक मत की रक्षा व प्राचीर दोस्तों। कैथोलिक मत की रक्षा और प्राचीर। हम लोग आगे चलते हैं। 22 देखिए, मार्टिन लूथर और जॉन कॉलिन किसके लेखन से प्रभावित थे दोस्तों? तो हिप्पो और एगस्टीन के दोस्तों। हिप्पो और एगस्टीन के। तो देखिए, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया क्योंकि पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करता था। पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने कहा था मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है? ये बोला दोस्तों इरामस। किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है और किंतु पेट लूथरवादी? इरामस कहा था दोस्तों। चलिए हम लोग 25 देखते हैं। मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा। मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा ना कि प्रकृति से। यह किसका कथन है दोस्तों? फिलिप द्वितीय का। किसका? फिलिप द्वितीय का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा कथन और सत्य पूछा दोस्तों? मार्टिन लूथर के बारे में जो सत्य है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे मार्टिन लूथर। सही है दोस्तों। लूथर ने कार्टर जो सही नहीं है दोस्तों, तो आपका ये भी सही नहीं है और ये भी नहीं है दोस्तों। तो बस मुझे 1925 में क्रिश्चियन आंदोलन के समर्थक नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपका सही नीचे 2 है दोस्तों। चलिए इसका डिस्कशन थोड़ा लंबा है दोस्तों, नहीं तो पढ़ते हैं। लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी जर्मनी के सैक्सनी राज्य इस्लीडेन गांव में हुआ था। लूथर फर्स्ट विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। 1505 ईस्वी में संत अगस्टिन के प्रभाव में ईसाई साधु बन गया और 1508 ईस्वी में, चलिए आप लोग धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जर्मनी में किसानों की युद्ध कितनी अवधि के लिए चला था दोस्तों? जर्मनी में किसानों का युद्ध कितनी अवधि के लिए चला था दोस्तों? 1524 से 1525 की अवधि के लिए चला था। नेक्स्ट देखिए 28 है। समाज सुधारक जॉन हस किस देश के निवासी थे? तो बोहेमियन के। किस देश के थे? बोहेमियन के थे दोस्तों। 29 देखिए, यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण के काल में विकसित होने का निम्न में से कौन सा कारण है दोस्तों? यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित है। यह आंदोलन जो राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था दोस्तों। ये आगे चलते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो ऑक्सबर्ग की डाइट 1555 में दोस्तों। प्रोटेस्टेंट धर्म की कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई थी? ऑक्सबर्ग की डाइट 1555 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रेस विटर्स कहलाते थे बूढ़े पादरी। प्रेस विटर्स किसे कहते थे? बूढ़े पादरी को कहते थे दोस्तों। 32 देखिए, मार्टिन लूथर माना जाता है प्रोटेस्टेंट सुधार आधिकारिक आरंभकार दोस्तों। प्रोटेस्टेंट सुधार का आधिकारिक आरंभकार दोस्तों। चलिए 33 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना मार्टिन लूथर की नहीं है दोस्तों? देखिए जो है उसको पढ़ते हैं। ए टू द नेबोलिएटिंग ऑफ द जर्मन नेशन, ये है आपका। बी नहीं है दोस्तों। द बेबीलोनिया कैपेसिटी ऑफ द चर्च, ये भी है। द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन जेन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिंगविगली के संबंध में असहित है दोस्तों? तो जो सहित है उसको देखते हैं। ज्यूरिक धर्म सभा 1527 में 67 मान्यताएं प्रस्तुत थी दोस्तों। 1525 में रिमफार्ड चर्च की स्थापना की थी। 1531 में जो बोल रहा है दोस्तों ये गलत है। 1531 में नहीं हुआ था, ये 1521 में हुआ था दोस्तों। पोप आदेश जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। बाइबल की सर्वोच्च सत्ता समर्थन किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फ्लोरेंस का पादरी जिसे चर्च की निंदा करने के कारण जिंदा जला दिया दोस्तों। तो सेवा नारोला को दोस्तों। किसे जलाया था? सेवा नारोला को। फ्लोरेंस के पादरी थे दोस्तों, जिसे चर्च की निंदा करने के कारण जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सेवा नारोला फ्लोरेंस नगर के इटली का पादरी था, जिसे चर्च की निंदा करने पर पोप अलेक्जेंडर 6 ने ईसाई धर्म परिषद के सम्मुख बुलाकर प्राण दंड स्वरूप जिंदा जलवा दिया। इसके शव की राख को लेकर नदी में फेंक दिया। 36 देखिए, फ्लोरोलिटीज प्रथा क्या थी? फ्लोरोलिटीज प्रथा क्या थी दोस्तों? यह एक पादरी अनेक गिरजाघरों के अध्यक्ष एवं अनेक पदों पर कार्य कर सकता था दोस्तों। सही देखिए, अपने किस लेख को औचित्य सिद्ध करने के लिए मार्टिन लूथर ने 1520 में समकालीन पोप लियो 10 को एक पत्र लिखा था दोस्तों। तो ए ट्रेटियाइज ऑन क्रिश्चियन लिबर्टी दोस्तों। 38 देखिए, जर्मनी के बाहर किस एक देश ने लूथर का प्रोटेस्टेंटवाद नहीं फैल पाया दोस्तों? फ्रांस में दोस्तों। कहाँ नहीं फैल पाया? फ्रांस में दोस्तों। क्योंकि फ्रांस में लूथर का प्रोटेस्टेंटवादी नहीं फैल पाया। लूथरवाद को अपना राज धर्म घोषित करने के लिए कुछ देश डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश थे दोस्तों। इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम की रचना जिसने लूथरवाद की आलोचना की थी दोस्तों, ये था डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 देखिए, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार कौन थे दोस्तों? राज परिवार था दोस्तों। कौन था? राज परिवार दोस्तों। 41 देखिए, ब्रिटेन में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता सम्राट हेनरी अष्टम की पहली पत्नी, जिसे वह तलाक देना चाहता था, नाम था क्या दोस्तों? कैथरीन था। क्या नाम था? कैथरीन दोस्तों। 42 देखिए, ब्रिटेन के किस शासक ने एक्ट ऑफ सुपरमेसी संसद पास कराया था दोस्तों? हेनरी अष्टम दोस्तों। सुपरमेसी संसद में पास कराया था हेनरी अष्टम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 43 देखिए, इंग्लैंड में चर्च को प्रोटेस्टेंट स्वरूप किस शासक के समय प्रदान किया गया था दोस्तों? एडवर्ड अष्टम दोस्तों। इंग्लैंड के चर्च को प्रोटेस्टेंट स्वरूप किस शासक के समय प्रदान किया गया था? एडवर्ड अष्टम दोस्तों। 44 देखिए, कौन सा कथन असहित है दोस्तों? देखिए, हेनरी अष्टम कैथरीन की संतान का नाम मेरी था दोस्तों।
हेनरी अष्टम व कैथरीन की संतान का नाम क्या था? मेरी। सही है दोस्तों। हेनरी अष्टम ने क्रेमर और केटरबरी का बिशप बनाया, जिसे कैथरीन के साथ उसके विवाह को गैर कानूनी घोषित किया। दोस्तों ये भी सही है। हेनरी अष्टम पोप से संबंध तोड़ने के बाद कैथोलिक धर्म नहीं छोड़ा। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। हेनरी अष्टम लूथरवाद और कॉलिनवाद पूर्ण समर्थन किया, ये गलत है दोस्तों। हेनरी अष्टम ने पोप का विरोध किया किंतु अपना कैथोलिक धर्म नहीं छोड़ा। हेनरी अष्टम लूथरवाद और कॉलिनवाद समर्थन नहीं किया दोस्तों। ध्यान दिया है, समर्थन किया, इसलिए ये गलत है। चलिए 45, चर्च द्वारा किसी भी राजा को धर्म एवं पद से हटाने का अधिकार कहलाता है दोस्तों एक्सक्यूमुनेशन। दोस्तों एक्सक्यूमुनेशन कहलाता है। चलिए देखिए, इक्विजिशन न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। पोप पाल तृतीय 1542 में पुनर्जीवित किया गया था। यह नास्तिकों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड देता था दोस्तों। यह उच्च अधिकारी प्राप्त एक धार्मिक न्यायालय था दोस्तों। उच्चाधिकारी प्राप्त एक धार्मिक न्यायालय था। दूसरे देशों से भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलों नहीं सुनता था, ये भी गलत है। सुनता था दोस्तों, यहाँ नहीं है इसलिए गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 47 देखिए, निम्नलिखित में जेसुइट संघ के बारे में कौन सा कथन और सत्य पूछा है दोस्तों? जो सत्य उसको, इस संस्था का पूरा संगठन सैनिक आधार था दोस्तों। जेसुइट लोग सबसे महत्वपूर्ण कार्य विदेशों में धर्म प्रचार करना, स्कूलों, चिकित्सा और सेवा केंद्रों की सहायता से मानववाद का कार्य करना। डी गलत है दोस्तों। इग्नेशियस लियोला ने मिसिसिपी घाटी में आदिवासियों को बचाया दोस्तों, ये आपका गलत है। 48 देखिए, पोप को ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार को खिलाफ आवाज उठाई दोस्तों वॉन हटन। दोस्तों कौन उठाया? वॉन हटन दोस्तों। ऊंचाई देखिए, द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग की कोकिला गीत की रचना किसने की दोस्तों? हॉस साचो दोस्तों। कौन के? हॉस साचो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 50 देखते हैं। किसने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवादी के विकास में धर्म सुधार आंदोलन की सकारात्मक भूमिका की रेखांकित किया दोस्तों? तो मैक्स वेबर था। कौन था? मैक्स वेबर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 51, किस महान वैज्ञानिक को कॉलिनवादियों को की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया दोस्तों? तो सेरवेतो दोस्तों। किस महान वैज्ञानिक को कॉलिनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया? सेरवेतो दोस्तों। 52 देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के समय वे धर्म युद्धों में सबसे भयंकर धर्म युद्ध किस देश में हुआ दोस्तों? जर्मन में हुआ था। चलिए 53 देखते हैं। डाकिन आखेट का काल था दोस्तों। डाकिनी आखेट का काल था 1560 से 1630 दोस्तों। 54 देखिए, लीगेट ननसियस कौन थे? लीगेट ननसियस कौन थे दोस्तों? पोप द्वारा प्रत्येक देश में नियुक्त अपने प्रतिनिधि थे दोस्तों। लीगेट और ननसियस कौन थे? पोप द्वारा प्रत्येक देश में नियुक्त अपने प्रतिनिधि थे दोस्तों। चलिए हम लोग 55 देखते हैं। किस धर्म सुधारक ने कहा था कि स्त्रियों को यह सोच कर अपना माथा खराब नहीं करना चाहिए कि उन्हें पुरुषों से कमतर क्यों आंका जाता है, बल्कि अपने अधीनता की स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। ये कॉलिन बोला दोस्तों। कौन बोला? कॉलिन दोस्तों। चलिए 56 देते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधार का प्रारंभिक प्रचारक कौन था दोस्तों? मार्टिन लूथर था दोस्तों। कौन था? मार्टिन लूथर दोस्तों। चलिए 57 देखते हैं। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि ना तो पवित्र है, ना रोमन है, ना साम्राज्य दोस्तों? ये कहा था वॉल्टेयर दोस्तों। कौन कहा था? वॉल्टेयर दोस्तों। फिर से देखिए, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि ना तो पवित्र है, ना रोमन है, ना साम्राज्य? वॉल्टेयर दोस्तों। फिर देखिए कौन सा असत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। एडवर्ड अष्टम के बाद ट्यूडोर मेरी शासक बनी दोस्तों। कैथरीन की पुत्री, सही जो है उसको पढ़ना। कैथरीन की पुत्री मेरी कट्टर कैथोलिक थी जिसने रोम से संबंध स्थापित किए थे। कैथोलिक पुनर्स्थापना के लिए सुधारवादियों का कत्ल करवाया और अंततः इसे खूनी मेरी कहा गया दोस्तों। ये भी सही है, लेकिन डी गलत है। धार्मिक कट्टरता दर्शाने हेतु आजीवन अविवाहित रहे दोस्तों। ये नहीं, आजीवन अविवाहित नहीं रही दोस्तों। देखिए फिलिप द्वितीय से विवाह कर लिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 59 देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के समय खूनी काउंसिल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो हॉलैंड में हुई थी। खूनी काउंसिल की स्थापना हॉलैंड में हुई थी दोस्तों।
चलिए 60 देखते हैं। कुछ समय के लिए फ्रांस का कौन सा शहर पोप के निवास स्थान था दोस्तों? एबी एबी एबिग नोन था दोस्तों। एबी कुछ समय के लिए फ्रांस का कौन सा शहर पोप का निवास स्थान था दोस्तों? एबिगनोन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक साथ देखिए, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक जिसे फांसी की सजा दी गई थी। चार्ल्स प्रथम दोस्तों। कौन था? चार्ल्स प्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 62 देखिए, कौन सा कथन ट्रेंट काउंसिल के संबंध में असत्य है दोस्तों? जो सत्य है उसको पढ़ लेते हैं। इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर पोप पोल तृतीय द्वारा 1545 ईस्वी में इस सभा का आयोजन क्या सही है दोस्तों? कुछ वर्षों के अंतराल के साथ 20 वर्ष तक यह चलती रही। ये गलत है दोस्तों। 18 वर्ष तक चला था। ये कितना? 18 वर्ष तक दोस्तों। ट्रेड काउंसिल में सैद्धांतिक और सुधारवादी निर्णय लिया गया था। पोप मोचन पत्रों को बिक्री बंद करने और भविष्य में चर्चा का कोई पद ना बेचने का निर्णय लिया दोस्तों। 63 देखिए, एनाबास्टिक्स किसकी महत्व देता है? एनाबास्टिस्ट दोस्तों किसको महत्व देता है? तो बेस्क वस्तिस्मा को दोस्तों। चलिए हम लोग 64 देखते हैं। लूथर को धर्म बहिष्कृत घोषित किया गया था दोस्तों 1520 में। कब किया गया था? 1520 में दोस्तों। चलिए 65 देखते हैं। किसको प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है? किसको प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है दोस्तों? कॉलिन को प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। किसको? कॉलिन को दोस्तों। संत वार्थोलेम्यू दिवस हत्याकांड। संत वार्थोलेम्यू दिवस हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 1572 में। कब? 1572 में। 67 देखिए, इंग्लैंड में एलिंगटन चर्च की विधिवत स्थापना किसके समय हुई थी दोस्तों? तो एलिजाबेथ के समय दोस्तों। इसके समय एलिजाबेथ। इंग्लैंड में एलिंगटन चर्च के विधिवत स्थापना किसके समय? तो एलिजाबेथ के समय दोस्तों। 68 देखिए, कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? जो सुमिलित है उसको पढ़ते हैं। बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद विलियम टिंडेल ने किया दोस्तों। और बाइबिल का वल्गेट संस्करण लैटिन में ट्रेंट परिषद दोस्तों। न्यू टेस्टामेंट का नया संस्करण 1516 में क्वालिम नहीं दोस्तों, 1516 में इरामस किया था। कौन किया था? इरामस किया था दोस्तों। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। बाइबिल को अगर पूछे कि जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने दोस्तों। यहाँ गलत पूछा गया तो गलत आपका सी है दोस्तों। 79 देखिए, कौन सा कथन असत्य है? चलिए जो सत्य हम लोग उसको पढ़ते हैं पहले। इस ईसाई जगत के धार्मिक संप्रदाय के संगठनात्मक ढांचे का अध्यक्ष रोम और बिशप होता था, जिसे पोप कहा जाता था। ठीक है दोस्तों ये। फिर पोप का निर्वाचन कार्डिनले विशेष पादरियों द्वारा किया जाता था। ये भी सही है आपका। और पोप रोम नगर तथा उसके आसपास के पेपल स्टेट का शासक था दोस्तों। ये पेट्रियो गांव चर्च के लिए प्रतिनिधित्व, ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका डिस्कशन नहीं दिया गया दोस्तों। 1523 ईस्वी में जब पोप ने जिंगली के दमन के आदेश दिए तो जिंगली को आश्रय किसने दिया दोस्तों? तो ज्यूरिख के कैप्टन दिया। किसने दिया दोस्तों? ज्यूरिख के कैप्टन दिया दोस्तों। कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना किसने की दोस्तों? एलिंगटन धर्म दोस्तों। कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना एंगिलिकन धर्म में दोस्तों किया गया था। 86 देखिए, कौन सा कथन टोलमी के संबंध में असत्य है दोस्तों? तो सत्य है उसको देखते हैं। 1477 में जियोग्राफी शब्द पुस्तक लिखी गई दोस्तों टोलमी के द्वारा। और टोलमी ने बताया कि दुनिया गोल है। ये भी सत्य है, लेकिन गलत यह है कि पुर्तगाली निवासी था दोस्तों। टोलमी जो था मिस्र का निवासी था। किसका था दोस्तों? मिस्र का निवासी था। विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बांटा था दोस्तों। टोलमी ही ने बताया दोस्तों। लेकिन इसका टोलमी पुर्तगाली का निवासी नहीं था। कहाँ का था? मिस्र का निवासी था। ये हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 87 देखिए, कैपिटोलेसियोन से क्या तात्पर्य? कैपिटुलेसियोन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? यह एक इकरारनामा है। यह एक क्या है? इकरारनामा है, जिसके तहत स्पेन का शासक नए इलाके जितवाने वाले नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियों और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देते हैं दोस्तों। हम लोग 88 देखते हैं। कौन सा कथन कोलंबस के लिए सत्य है दोस्तों? तो सभी सत्य है दोस्तों। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को
पोलोस पतन से अपने अभियान के लिए रवाना हुआ। सांता मारिया पिंटा व नीना नामक नावों पर अभियान शुरू किया दोस्तों। ये भी सही दोस्तों। और कोलंबस इमंगो मुंडी नामक पुस्तक को बहुत प्रेरित किया दोस्तों। आपका चारों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रांति। देखिए दोस्तों क्या है वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रांति दोस्तों। जितना भी खोज हुआ दोस्तों इसी चैप्टर में मिलेगा दोस्तों। जो भी खोज हुआ है आज तक मतलब आधुनिक काल में दोस्तों सभी का क्वेश्चन इसी में है। चलिए हम लोग अच्छा से इसको पढ़ते हैं। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया दोस्तों? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो आर्काइड दोस्तों। किसने किया? आर्काइड दोस्तों। 1769 में किया दोस्तों। स्पिरिंग जेनिंग सुधार करके जल शक्ति से चलने वाले इस यंत्र का आविष्कार किया दोस्तों। यह जल शक्ति से चलने वाली पहली मशीन थी जो फ्रेशर महोदय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था दोस्तों। क्वेश्चन अगर आ जाए वाटर फ्रेम को आविष्कार किसने किया था? आर्काइड दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया दोस्तों? तो एडम स्मिथ है। कौन है दोस्तों? वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एडम स्मिथ दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अर्नोल्ड टोइनबी है दोस्तों। कौन है? अर्नोल्ड टोइनबी। द इंडियन स्ट्रगल रेवोल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नोल्ड टोइनबी दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया दोस्तों? जेथ्रोटल दोस्तों। कौन किया? जेथ्रोटल दोस्तों। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया? जेथ्रोटल दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका किसने खोजा दोस्तों? तो मकादम दोस्तों। किसने खोजा था? मकादम दोस्तों। सड़क निर्माण का नया तरीका किसने खोजा था? मकादम। उसे ही हम लोग मैकेडाइज्ड भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया दोस्तों? 1814 में। जॉन स्टीफन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार? तो 1814 में। जॉन स्टीफेंसन ने 1814 में वाष्प इंजन रॉकेट का आविष्कार किया जो वाष्प शक्ति से लोहे की पटरियों पर खींच सकता है दोस्तों। रॉकेट इंजन का आविष्कार 1830 में दोस्तों पहली बार इंग्लैंड के मैनचेस्टर के लिवरपूल में हुआ था दोस्तों। पहली रेलगाड़ी चलाई गई दोस्तों। देखिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया? 1814 में दोस्तों। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में वाष्प इंजन रॉकेट का आविष्कार किया जो वाष्प शक्ति से लोहे की पटरियों पर वजन को खींच सकता था। इसी रॉकेट इंजन के आविष्कार के परिणामस्वरूप 1830 में विश्व की पहली इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी दोस्तों? तो स्पिनिंग म्यूल था दोस्तों। कौन था? स्पिनिंग म्यूल दोस्तों। सैमुअल क्रॉम्पटन और वाटर फ्रेम तथा स्पिनिंग जेनी मिलाकर 1779 में एक मशीन बनाई जिसे स्पिनिंग म्यूल कहा गया। इस मशीन सूत काटने में बढ़ोतरी हुई और धागे की बारीकी पर आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इली व्हिटली कॉटन जीन का आविष्कार किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 9 देखिए। हेनरी कोट ने किस तकनीकी की खोज की थी? देखिए हेनरी कोट ने दोस्तों लोहे के शुद्धिकरण की तकनीकी पडलिंग की खोज की दोस्तों। हेनरी कोट ने किस तकनीकी खोज की थी? लोहे की शुद्धिकरण की तकनीकी पडलिंग की खोज की थी हेनरी कोट ने दोस्तों। चलिए
और हेनरी बेसमेसर ने दोस्तों लोहे के में कार्बन, मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण का प्रयोग करके इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली, जिसे बेसमर प्रक्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो जॉर्ज स्टीफेन किया दोस्तों। किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इनमें से कौन सा एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था दोस्तों? औद्योगिक क्रांति का जो परिणाम नहीं था दोस्तों वो आपका जनसंख्या में कमी। जनसंख्या में कमी औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था। जो था उसको देखते हैं। नए नगरों का उदय था दोस्तों, उत्पादन में वृद्धि, अस्कंद कंपनियों, औद्योगिक नियमों में उद्भव दोस्तों, ये सब आपका था दोस्तों। 12 नंबर देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ दोस्तों? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ? इंग्लैंड में दोस्तों सबसे पहले। देखिए, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने का कारण प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, लोहे, कोयले और खान की प्रचुरता, नौसैनिक शक्ति श्रेष्ठता और उदारवादी राजनीतिक स्थितियों का होना दोस्तों। 13 नंबर देखिए, वाणिज्यवाद 3G से क्या आशा है दोस्तों? गोल्ड है, ग्लोरी है और गुड है दोस्तों, मतलब तीनों है दोस्तों। 3G मतलब गोल्ड, ग्लोरी, गुड दोस्तों, सभी है उसके इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। व्यापार वाणिज्य के नियमित करके अधिकारी सोना चांदी प्राप्ति की नीति को ही वाणिज्यवाद कहा गया दोस्तों। आधुनिक खेती का मसीहा किसे माना जाता है दोस्तों? ऑर्थर यंग को दोस्तों। किसे माना जाता है? ऑर्थर यंग को दोस्तों। इंग्लैंड के किसान ऑर्थर यंग एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका निकाले। इस पत्रिका के अंतर्गत छोटे छोटे खेतों के स्थान में बड़े फार्मों बनाने तथा उसमें खेती करने की सलाह दी। इसका कारण यह था कि खुले तथा बड़े खेतों में मशीनों का उपयोग आसान था। भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए रोटेशन प्रणाली का विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? डाउन सेट दोस्तों। किसने प्रस्तुत किया? भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए रोटेशन प्रणाली का विचार डाउन सेट दोस्तों। चलिए 16 देखिए, फसल काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? साइरस कोरमिन दोस्तों। किसने किया फसल काटने की मशीन का आविष्कार? साइरस कोरमिन दोस्तों। 1834 ईस्वी में फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया दोस्तों। जॉन लिविंग ने दोस्तों रसायन उर्वरकों की खोज की थी। वेकवेल ने पशु नस्ल संवर्धन के लिए कार्य किया दोस्तों। 17 देखिए, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस उद्योग से माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग से दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात सर्वप्रथम माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? औद्योगिक क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुई ब्लांक दोस्तों। किसने किया? लुई ब्लांकी दोस्तों। लुई ब्लांकी औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुई ब्लांकी ने 1837 में किया था। औद्योगिक क्रांति शब्द विस्तृत व्याख्या अर्नाल्ड टोयनबी ने की थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इन शब्दों का प्रयोग 1860 से 1820 में मध्य इंग्लैंड में हुआ आर्थिक विकास का विश्लेषण किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बस निर्माण मशीन की पहली बार प्रयोग किस मशीन का हुआ था दोस्तों? बस निर्माण में मशीन का पहली बार प्रयोग किस मशीन का हुआ था? फ्लाइंग शटल का दोस्तों। बस निर्माण में किसका हुआ था? फ्लाइंग शटल का हुआ था। बस निर्माण में मशीन का पहली बार प्रयोग किस मशीन का हुआ था? फ्लाइंग शटल। जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में किया था। इस मशीन का आविष्कार कपड़ा बुनने की तीव्रता और इस मशीन से 10 व्यक्तियों की बराबरी सूत काटता था दोस्तों अकेले। पावर लूम इस शक्तिशाली करघे का आविष्कार 1785 में एडमंड कार्टराइट या स्पेलिंग जेनी का आविष्कार तो जॉन हार्ग्रीव्स किया दोस्तों। कौन के? जेम्स हार्ग्रीव दोस्तों। 1764 में स्पेलिंग जेनी का आविष्कार किया। इस मशीन को सहयोग से 8 धागे एक साथ काटे जा सकते थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? टॉमस न्यूकोन दोस्तों। टॉमस न्यूकोमन दोस्तों वास्प इंजन का आविष्कार किया था। 1712 में भाप के इंजन आविष्कार किया। इसे 1719 में जेम्स वाट ने किया था। मतलब विस्तृत रूप इसको किया दोस्तों। चलिए 21 देखते हैं। प्रथम वाष्प चालित नौका क्लीमेंट जो हडसन नदी में चली थी, आविष्कार किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट फुल्टन दोस्तों। किसने किया? रॉबर्ट फुल्टन 1807 में पहली बार वाष्प चालित नौका का आविष्कार नाव का किया दोस्तों।
22 देखिए, स्वेज नहर का निर्माण किस फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था दोस्तों? तो फर्डिनेंड डी लेस्पे दोस्तों। स्वेज नहर का निर्माण किस फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया था? फर्डिनेंड डी लेसेज दोस्तों। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रांसीसी डी लेस्पेज ने करवाया था। इसके निर्माण के बाद एशिया और यूरोप की दूरी मात्र 1/3 रह गया दोस्तों। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संचार के क्षेत्र में तार यंत्र का आविष्कार किसने किया दोस्तों? सैमुअल मॉर्स दोस्तों। संचार के क्षेत्र में तार तंत्र का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मॉर्स दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। सैमुअल मॉर्स दोस्तों तार तंत्र का आविष्कार किया, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार बेयर ने किया था। डाक व्यवस्था का शुभारंभ रोलैंड हिल किया था दोस्तों। रोलैंड हिल दोस्तों। 24 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं हम लोग? तो हम लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स को दोस्तों। कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स कौन कौन पुस्तक लिखी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तकों की रचना की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशन 1848 में किया गया दोस्तों। 25 देखिए, आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को दोस्तों। VBI है दोस्तों, याद रखिएगा। आदर्शवाद समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को दोस्तों। रॉबर्ट ओवन कारखानों ने मालिकों तथा श्रमिकों की बल सहयोग की भावना के पक्ष में किया था। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए श्रमिकों के साथ बेहतर संबंधों का पक्षकार था दोस्तों। रबड़ के वाल्कीकरण की खोज किसने की दोस्तों? चार्ल्स गुडियर दोस्तों। चार्ल्स गुडियर रबड़ के वाल्कीकरण की खोज की थी 1839 में दोस्तों। रबड़ को सख्त बनाने के काम में दोस्तों। कौन सा कथन गलत जोड़ा है दोस्तों? जो सही है उसको पता है। हेनरी कोट दोस्तों पडलिंग का आविष्कार किया था। और जॉन के, आपका गलत है दोस्तों, जॉन के फ्लाइंग शटल किया था दोस्तों। क्या किया था जॉन के? फ्लाइंग, यहाँ पे दिया है दोस्तों, फ्लाइंग शटल जॉन के किया है। और एडमंड कार्टराइट दोस्तों पावर लूम का आविष्कार किया दोस्तों। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। और E.L. व्हिटनी दोस्तों कोटेन जीन का किया दोस्तों। जेम्स हार्गब्रिज दोस्तों स्पेरिंग जेनिंग का आविष्कार। जेम्स हार्गब्रिज क्या किया था? स्पेरिंग जेनिंग का आविष्कार। 28 देखिए, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द का लोकप्रिय बनाया दोस्तों? अर्नोल्ड टाइनबी दोस्तों। किसने बनाया? अर्नोल्ड टाइनबी दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। लुई ब्लांकी ने किया था। शब्द औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1837 में लुई ब्लांकी ने किया था। इन्हें लोकप्रिय बनाने का श्रेय अर्नोल्ड टाइनबी को जाता है दोस्तों। लेक्सन ऑन द पुस्तक मनोप्राण 1884 में प्रकाशित हुई दोस्तों। 29 देखिए, 1785 में पावर लूम, सॉरी दोस्तों, 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट दोस्तों। एडमंड कार्टराइट, पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट 1785 में किया था दोस्तों। यह वाष्प शक्ति तथा जल शक्ति दोनों से चल सकता था दोस्तों। जेम्स वाट को जाना जाता है दोस्तों भाप इंजन के लिए दोस्तों। किसे? भाप इंजन के लिए जेम्स वाट को जाना जाता है। इतने देखिए, बुलियनवाद क्या है? बुलियनवाद क्या है दोस्तों? प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा है। प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा है। बुलियनवाद क्या है? तो प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ दोस्तों। द वेल्थ ऑफ नेशन BPSC 2.0 में पूछा गया दोस्तों। द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों एडम स्मिथ ने किया था दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित की। इस पुस्तक इन्होंने पहली बार वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग, इस पुस्तक में पहली बार वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। 33 देखिए, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था दोस्तों? औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड दोस्तों किस क्षेत्र में योगदान दिया था? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र? कृषि में। टाउनशेंड फसल के चक्र सिद्धांत दिया, जिसमें
फसलों को अदल बदल कर बोने और भूमि की उर्वरकता शक्ति बनाए रखी जा सकती है। चौथी देखिए बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन इसके इसके मूल लक्षण थे दोस्तों। तो वाणिज्यवाद का, किसके थे? वाणिज्यवाद का दोस्तों। पैंतीस देखिए सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में होने वाले निम्नलिखित आविष्कारों को सबसे पहले शुरू कर्म काल क्रमानुसार लगाए दोस्तों। देखिए जेम्स हार्ग्रीव्ज की स्पिनिंग जेनी दोस्तों 1764 में स्टार्ट हुआ। जेम्स हार्ग्रीव्ज की स्पिनिंग जेनी 1764 में। जॉन के का फ्लाइंग शटल दोस्तों, जॉन के की फ्लाइंग शटल 1733 में इसका आविष्कार हो गया था। आज सैमुअल क्रॉम्पटन का मूल दोस्तों ये 1779 में। रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में किया था दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में, जेम्स हार्ग्रीव्ज और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में, रिचर्ड आर्कराइट और वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में, सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग जेनी मूल आविष्कार 1779 में दोस्तों। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? देखिए जो नहीं है, जो है उसको पसंद। नवीन एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज, ये है। उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन, ये भी है। तीव्र शहरीकरण, ये भी है दोस्तों। लेकिन आपका बंद अर्थव्यवस्था का उदय, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सही देखिए वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियां को चुनिए दोस्तों। ये है दोस्तों निर्यात बढ़ाने का प्रयास, वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियों का उदाहरण दोस्तों। बुलियंस सोना चांदी की शुद्ध एवं अंतः प्रवाह की ओर जोर देना दोस्तों। और उच्च सीमा शुल्क दरें, संयुक्त स्कंध कंपनियों का निर्माण दोस्तों। आपका सभी है दोस्तों। धातुवादी यानी सभी शक्तिशाली देश बहुमूल्य धातुओं की सोना चांदी को प्राप्त करना चाहते हैं। अब भुगतान अनुकूल का सिद्धांत है, सभी देश निर्यात अधिक से अधिक या आयात कम से कम करना चाहते हैं। औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने पर बल दोस्तों। अड़तीस देखिए सीरियस नाम था, वाष्प चलित नौका था। सीरियस नाम किसका था दोस्तों? वाष्प चलित नौका का नाम था। क्लेमेंट वाष्प चलित नौका थी जिसमें सीरियस ने अटलांटिक महासागर 1838 में 18 दिन में पार किया था। क्लेमोंट रॉबर्ट फुल्टन की वाष्प चलित नौका थी जिसका आविष्कार 1809 में हुआ था। इसे उस समय लोगों ने शैतान का औजार कहा था। चलिए देखिए कोक के प्रयोग वाली धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? कोक के प्रयोग वाली धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी दोस्तों, अब्राहम डर्बी ने। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए कौन इनमें से सुमिलित है? तो प्रयुक्त सभी जर्मनी कैम लिरमज दोस्तों, फ्रांस कोलबर्टवाद, इंग्लैंड मैकिलिंटीज में दोस्तों। इकतालीस देखिए वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? स्पेन में दोस्तों। वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में दोस्तों। हार्ड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेन दोस्तों, चार्ल्स डिकेन। औद्योगिक क्रांति परिणाम में पड़े सामाजिक प्रभावों का वर्णन किया गया इस बुक में दोस्तों। 43 देखिए निम्नलिखित में कौन उस प्रसिद्ध लीसेज फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसमें औद्योगिक विकास में अप्रतिरोधी भूमिका निभाई दोस्तों? एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ। निम्नलिखित में कौन उस प्रसिद्ध लीसेज फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसमें औद्योगिक विकास में अप्रतिरोधी भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ दोस्तों? तो मध्यम वर्ग का। औद्योगिक क्रांति में से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ? तो मध्यम वर्ग का दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप दोनों भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो अगर देखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए। बस आपसे यही दुआ है दोस्तों, और वीडियो को देखिए और आपकी नौकरी बहुत जल्द से जल्द इस साल लग जाए दोस्तों। हम भगवान से यही दुआ करते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।